जय हिंद। एसएससी जीडी के फौजियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी फौजी बनना चाहते हैं, एसएससी जीडी 2025 में जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज लेके आया हूं स्पेशली एक बेस्ट टेस्ट आपके लिए होने वाला है। इस टेस्ट में हम करने वाले हैं मैथ के यानी गणित के सवाल जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी जीडी के 2021 से लेकर 2024 तक के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। सेम क्वेश्चंस, सेम टाइप, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस। और मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं। बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चंस का ही टेस्ट होने वाला है। और जिनको ये क्वेश्चंस आते हैं आपको आंसर करना है, जिनको ये क्वेश्चंस नहीं आते इन क्वेश्चंस को घोल के पी जाना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके एसएससी जीडी 2025 में दोबारा से रिपीट होने वाले हैं सेम तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं। आप बिना देरी के अपना आंसर करने की कोशिश करना। आंसर नहीं आए तो मैं आपको आंसर सिखा दूंगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि 17 संख्याओं का औसत 47 है। देखो, औसत वाले चैप्टर से लिया गया है, एवरेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है कि 17 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए कि नया औसत क्या होगा। पहले क्या बोला गया कि 17 संख्याओं का औसत कितना बताया गया, 47 बताया गया, यानी सभी संख्याओं का औसत कितना है, 47। लेकिन फिर क्या हो रहा है, जितनी भी संख्याएं हैं उनको 6 से ये गुना कर रहा है। जब 6 से ये गुना कर रहा है सभी संख्याओं का, तो जो औसत होगा वो भी क्या हो जाएगा भाई, 6 से गुना हो जाएगा। जब औसत को 6 से गुना करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 282 हो जाएगा, 282। तो ऑप्शन नंबर ए जिस भी स्टूडेंट ने किया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 6 7 42, 4 24 और 4 28, 282 आपका आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से देख लो। ऐसा क्वेश्चन आया, अपने को क्या करना है, बोला गया कि जितनी संख्याओं का औसत दिया गया कि 17 संख्याओं का औसत 47 है। अब उसको किससे गुना किया जा रहा है, 6 से गुना किया जा रहा है प्रत्येक संख्या को। तो प्रत्येक संख्या को देखिए, संख्या तो रहेगी 17 ही, संख्या में बदलाव नहीं हो रहा, संख्या तो 17 ही रहेगी, लेकिन जो उनका औसत है उसको 6 से गुना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर संख्या को हम 6 से गुना कर रहे हैं, उसका कोई भी मान होगा उसको 6 से गुना कर रहे हैं, तो औसत भी क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। बड़ा सिंपल आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए मैंने, समझ में आ गया, बार बार रिपीट होने वाला और लेटेस्ट 2024 में भी पूछा गया था। ये प्रूफ के लिए मैंने 2024 वाले ज्यादा ले लिए हैं ताकि आपको ये पता चले कि हाँ आज के टाइम पे भी ये पूछा जाता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को लगेगा बिल्कुल आसान है सर जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। यानी कि एक विद्यार्थी है जिसने कितने अंक प्राप्त किए, 75% प्राप्त किए, और दूसरा विद्यार्थी है उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 60% अंक प्राप्त किए। और क्या बोला कि दूसरे विद्यार्थी ने जो अंक प्राप्त किए उससे 30 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। यहां पर प्रतिशत में उसने कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए, 15%, और अंकों में कितना, 30। इसका मतलब क्या हुआ कि 15% का मान क्या हो गया, 30, क्योंकि ज्यादा कितना प्रतिशत में, 15, और अंकों में ज्यादा कितना, 30। तो उसने 15% ज्यादा प्राप्त किए थे, अंकों में 30 हो गया, तो 15 का मान 30 हो गया। 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/15 करेंगे, कितना आ गया आपका, 2 आ गया। 1% का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक क्या होता है, 100% होता है, तो 100% का मान निकाल देंगे। जब 1% का मान 2 है
तो 100% का मान निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 200 अंक हो जाएगा। क्या बताओ सभी को समझ में आया या नहीं आया? बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है, 2024 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि भाई एक को 75% मिले, दूसरे को 60 मिले और उसको 30 अंक ज्यादा मिले हैं, मतलब प्रतिशत में उसको 15% ज्यादा मिला और वैसे 30, तो 15% का मान 30, 1% का मान 2, अधिकतम अंक पूछा है 100% होता है तो उसका मान निकल गया। लेकिन एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है कि पहले विद्यार्थी को कितने अंक मिले, तो उसका कितना है 75%, 1% का मान 2, 2 से गुना कर देते तो उसको 150 अंक मिलेंगे। अगर आपसे पूछता कि दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक मिले, तो 60 को 2 से गुना कर देंगे तो उसको मिलेंगे 120 अंक। कुछ भी अपने से पूछे। और देखो इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, 30 ही है। इसको 150, इसको 120, अंतर कितने का हो गया, 30 का हो गया। कैसे भी पूछे, लेकिन ये क्वेश्चंस, ये टाइप बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होती है। और मुझे आशा है जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं सभी ने इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर बड़े आराम से कर दिया होगा। उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि कितने प्रतिशत की हानि हुई है ये अपने को बताना है। देखो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसको अगर आप समझोगे नहीं ना कि इसमें क्या करना है और क्या पूछा गया है, तो इसका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। क्या बोला, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी जो 16 वस्तुओं का सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो बराबर है किसके, 18 वस्तुओं के एसपी के सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने में हमने 16 वस्तुएं खरीदी थी उतने में क्या हुआ, 18 वस्तुओं को बेचा गया है। 16 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी थी उतने में 18 वस्तुओं को बेचा गया है, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, हानि होगी, क्योंकि नुकसान को ही क्या बोला जाता है, हानि। और इसमें डायरेक्ट पूछा भी गया है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ तो हो ही नहीं सकता। जब आपको यहां पर दिया गया है ना कि हानि प्रतिशत ही ज्ञात कीजिए, लाभ और हानि लिखा हुआ होता तब तो हमें सोचना भी पड़ता कि लाभ होगा या हानि होगा। यहां पर डायरेक्ट हानि लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, हानि ही होगी। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 16 वस्तुओं को जितने में खरीदा गया 18 में उतने को बेचा गया है, तो क्या हुआ, 2 वस्तुओं की हानि। तो 2 की हानि होगी 2। अब बटे में क्या लिखें, बटे में वो लिखा जाता है जितनी वस्तु बेचने पर नुकसान या फायदा हो रहा है। तो कितनी वस्तु बेची जा रही है, 18, तो बटे में लिखेंगे 18 और गुना में लिखेंगे प्रतिशत के लिए 100। इसको 2 से काटा 9 पे, 100 बटे 9 क्या होता है, 11 सही 1/9%, या इसको 11.11% भी आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में इन दोनों में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, तो कुछ भी दिया जाएगा, अपने को आंसर करना है। दशमलव में देगा, ऐसे देगा, भिन्न के रूप में देगा, ऐसे देगा, तो ये दशमलव के रूप में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और अभी 2024 में भी ये टाइप बार बार रिपीट हो रही है, और 2025 में भी आपके एग्जाम में आने वाली है। मेरी इस बात को नोट कर लेना, जिस दिन एग्जाम हो याद आ जाएगी कि हाँ सर ने बोला था कि हाँ आएगा। और आशा है आप सभी ने इसका आंसर भी जरूर किया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया था अब समझ में आ गया होगा कि भाई कि जितनी वस्तुओं का नुकसान या फायदा हो रहा है उसको सबसे ऊपर लिखना है, बटे में हमें लिखना है जितनी वस्तु बेचने पर हो रहा है। ठीक है भाई, इतनी वस्तु बेची जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है, तो उसको अपने को बटे में लिखना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 19 तक की सभी भाज्य संख्याएं हैं। कितनी भाज्य संख्याएं हैं ये अपने को बताना है, कितनी है ये अपने को बताना है। तो आप सभी इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
मैं आपको लास्ट में इसका आंसर जरूर करवाऊंगा। आता है तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि तब तक आप कमेंट कर दोगे आता है तो, नहीं आता है तो फिर मैं आपका इसका आंसर बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए कि वो धनराशि क्या होगी। देखो ये साधारण ब्याज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और अगर आपको फौजी बनना है, खाकी वर्दी पहननी है, तो आपको इसका आंसर आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आता तो मैं भी आपको सिखाता हूं, और बड़ा शानदार तरीका सिखाता हूं। क्या बोला? 13% वार्षिक दर है। दर कितनी दी गई आपको? 13%। समय कितना दिया गया है आपको? समय दिया गया है 5 वर्ष का। ये आपको कुछ नहीं लिखना, बस जो लिखा हुआ है ना मैं आपको समझा रहा हूं, शानदार तरीका बताऊंगा। और ब्याज कितना मिलता है आपको? जो साधारण ब्याज दिया हुआ है ऐसा ही दिया गया है। वो कितना दिया गया है? 2275 रुपए आपको दिया गया है। और आपसे राशि पूछी है, यानी कि आपसे मूलधन पूछा है कि वो मूलधन कितना था। देखो दर का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। दर का मतलब होता है 1 साल में लिए जाने वाला ब्याज। तो जब 1 साल में 13% का ब्याज लिया जा रहा है, तो 5 सालों की बात कर रहा है, तो 5 सालों में ब्याज कितना लिया जाएगा? 65% का ब्याज लिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। ठीक है, तो जब 1 साल में 13% का मिलता है, तो 5 सालों में 65% का ब्याज मिलेगा। और यहां पर आपको दिया गया है कि 65% का मान कितना है, कि ब्याज कितना मिला है? 2275। इसका मतलब अपने को 65% का मान दिया गया है, वो कितना है? 2275। 1% का मान निकालेंगे, बटे में लिख देंगे 65। लेकिन मान किसका निकालना है? धनराशि का। और धनराशि अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो हमें क्या करना है? 100% का मान निकालना है। तो क्या कर देंगे? गुना में हम यहां पर 100 कर देंगे। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? जब इतनी बात आपको समझ में आ गई, आप आराम से कर दोगे, तो ये कितने पे कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 35 पे। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3500 आंसर आ जाएगा कि वो राशि कितनी थी, इतनी हो जाएगी। वैसे आप और काटना चाहते हो भाई, आप थोड़ा सिंपल तरीके से, तो 5 से काटो। 5 से काटेंगे 13 पे जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 गया। उसके बाद 5 पंजे 25 गया, 5 पंजे 25 गया। फिर 13 से काटो, 13 चौके तो 52 हो जाएगा, 13 × 39 हो गया। कितना बच गया? 40, 15, 16 बच गया 165। 13 पंजे कितना होता है? 165 होता है। ठीक है, 13 पंजे कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, कितना बच गया यहां पर? 13 × 39, 13 × 39 हो गया, तो 40, 6 बच गया 65। 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो ऐसे काट सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया। वैसे डायरेक्ट है 65 से कट जाएगा, क्योंकि 65 का 35 गुना इतना ही होता है। ये आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे अपने को करना है। जब भी एक यहां पर जो दर दी हुई होती है ना, वो होता है 1 साल के लिए ब्याज। 1 साल का ब्याज कितने प्रतिशत मिल रहा है? 1 साल में। ये 1 साल में मिल रहा है। 5 सालों की बात की गई, 5 से गुना कर दिया, कितना आ गया? 65। देखो ये था 13 पंजे 65, वहां पर हमने मिस्टेक कर दिया था। समझ में आ गया? ऐसे बड़े आराम से निकलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना निकाल पाओ। चलो आगे। आगे है आपका अगला क्वेश्चन है कि दीपक ने एक वस्तु, देखो लाभ और हानि का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, लाभ और हानि से आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लाभ और हानि से आते हैं। देखो क्या है कि दीपक ने एक वस्तु ए खरीदी, उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य अंकित किया। तो उसने मान लो 100 रुपए की वो कोई वस्तु खरीदी, 22% अधिक अंकित किया, तो कितना करेगा? 122 अंकित करेगा। ठीक है भाई, 100 की कोई वस्तु खरीदी, उसमें 22% अधिक अंकित करता है, तो कितना करेगा? 122। आगे पढ़ो। अंततः उसने वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया।
तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो 122 लिख दिया और 15% की छूट दे रहा है, इसका मतलब उस वस्तु को वो 85% में बेच रहा है। अब 85% निकाल लो, 100 से ज्यादा है तो लाभ होगा, 100 से कम है तो हानि होगी, क्योंकि 100 में तो हमने वस्तु को खरीदा था। इसका 85% निकालो। 5 से काटोगे 20 पे, 5 से काटोगे 17 पे गया। उसके बाद क्या कट रहा है, चलो इसको 2 से काट लेते हैं, ये 10 पे हो गया। इसको 2 से काटेंगे तो ये 61 पे हो गया। ठीक है, इन दोनों का गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 61 गुना 17 करना है अपने को। तो यहां से आ गया 7, यहां से आ गया ये, और ये 61 आ जाएगा। यानी 7 3 और 10, 103.7 आ गया, क्योंकि बटे में 10 है ना, तो 103.7 आ जाएगा। 100 से कितना ज्यादा है, 3.7, तो 3.7% का क्या हो जाएगा, लाभ। ज्यादा है तो लाभ होगा, कम होता तो हानि होती। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसका 85% निकाल दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका 15% निकालो, फिर इसमें से माइनस कर दो, फिर भी आपका 103.7 ही आएगा, क्योंकि 15% की छूट दे रहा है ना। उस छूट को इसमें से माइनस करेंगे, पता चल जाएगा कितने में बेच रहा है, तब भी 103.7 ही आपका आने वाला है। तो 100 से ज्यादा है तो 100 का उतना ही, जितना ज्यादा है उतना ही प्रतिशत होता है, तो 3.7 होगा। ज्यादा है तो इसलिए लाभ हो रहा है। लाभ देखो, ऑप्शन में हानि भी है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि ज्यादा है तो लाभ होगा, कम होता तो हानि होती। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है कि यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिन में कर सकते हैं। ये देखो, टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होती है, और ये 2024 में भी रिपीट हुई है। तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी, और सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। इसके लिए क्या करना होता है, M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर में हमें करना होता है M2 D2 H2 बटे में W2। इसका मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मैन, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। D का मतलब होता है डेज, कितने दिन काम कर रहे हैं। H का मतलब होता है आवर, कितने घंटे काम कर रहे हैं। W का मतलब होता है वर्क, कितना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, 72 जिल्दसाज है तो आदमियों की संख्या कितनी होगी, 72 होगी। इनमें से जो जो दिया हुआ होगा उसको लिख लेंगे, जो नहीं दिया उसको छोड़ देंगे। 72 कितनी पुस्तकें करते हैं, 720। तो काम क्या हो गया, कितना करते हैं, 720। कितने दिनों में करते हैं, 22 दिनों में, तो 22। घंटे नहीं दिए गए तो घंटों को छोड़ देंगे। बराबर में दूसरी तरफ कितने दिन है, 12 दिन है। पुस्तकें कितनी है, 660 है। और हमसे पूछा है जिल्दसाजों की संख्या पूछी है, यानी M2 का मान हमसे पूछा है कि कितने व्यक्ति होंगे। आराम से कर दो, 0 से 0 कट गया। उसके बाद क्या कट रहा है, जो जो कट रहा है काट दो। 72 से 72 कट गया, और 2 से काटा इसको 6 पे, तो 2 से काटा ये 11 पे चला गया। 6 से इसको काटेंगे 11 पे, 11 11 कितना हो जाएगा, 121। तो M2 का मान कितना आ जाएगा, 121। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 121 की। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर आपको यह याद है, इसको याद कर लेना। और याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, MDH काफी बार ऐड देखा होगा आपने। MDH मसाले आते हैं ना, MDH असली मसाले सच सच, तो वैसे याद कर लो MDH। और जब W दिया हुआ होगा तो बटे में हमको W भी कर देना है। ठीक है, धमाल मूवी है ना, देखा होगा W, तो वही है बस ये। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है आपका। एक व्यक्ति Q से S तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यानी कि ये मान लो Q है, यहां से यहां तक S है, जाता है कितने, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। और S से Q यहां से यहां पर आता है
यदि उसकी औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पर वापस आने की चाल नहीं दी गई, जाने की तो चाल दी गई है, वापस आने की चाल नहीं दी गई, लेकिन इनकी औसत गति दी गई है जिसको आप एवरेज स्पीड बोल सकते हो। और वो कितनी दी गई है औसत गति, वो आपकी दी गई है भाई यहां पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी गई है। तो आपसे पूछा है कि वापस आने की चाल कितनी होगी। अगर आपको औसत गति का फॉर्मूला पता है तो आराम से निकाल लो। औसत गति का फॉर्मूला होता है 2 गुना में पहली स्पीड कितनी है 45, गुना में दूसरी स्पीड नहीं पता तो हम लिख लेंगे x, बटे में पहली स्पीड जमा में दूसरी स्पीड, तो पहली स्पीड 45 दी गई है, जमा में लिख लेंगे x, और बराबर में क्या निकल जाता है औसत गति। औसत गति अपने को 36 दिया गया है तो हम यहां पर 36 लिख लेंगे। अब बटे वाला उधर जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो इधर से कितना बच गया, इसको लिख लेते हैं 90x, क्योंकि 45 दूनी 90 और x हो गया तो 90x हो गया। इधर से करोगे तो बराबर में क्या है 36 गुना 45 हो जाएगा, गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही लिख लेंगे। प्लस से बीच में तो प्लस में 36x हो जाएगा, यह x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 90 में से 36 चला जाएगा, तो 90 में से 36 जाएगा तो कितना बचा 40 जाता तो 50 और 4 54x बच गया। 54x बराबर आपका बच जाएगा ये, यानी कि यहां पर लिख लेते हैं 54x बराबर कितना बच गया 36 गुना 45। हमें क्या निकालना है x का मान, तो ये 54 है, इसके बटे में चला जाएगा, बस काट दो। 9 चौके 36, 9 छिकी 54, 2 दूनी 4, 2 तिये और 3 से काटा 15 पे, तो 15 दूनी क्या हो जाएगा 30। स्पीड कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसमें बिल्कुल बेसिक से करना है अपने को, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ये याद होना चाहिए आपको। मैं यहां पर फॉर्मूला भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, औसत गति का फॉर्मूला होता है 2 गुना में स्पीड फर्स्ट गुना में स्पीड सेकंड और बट्टे में स्पीड फर्स्ट प्लस में स्पीड सेकंड। इसको याद कर लो बस, ठीक है जी। और ये कब होता है, जब दूरी सेम हो, ये वाली कि इधर ही गया है और इधर ही वापस आ रहा है, सेम दूरी होनी चाहिए, तब अपने को एवरेज स्पीड इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो ये मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये वाली टाइप है ना हर बार रिपीट होती है, कोई भी ऐसी साल नहीं है जिस बार ये टाइप ना पूछी गई हो। बहुत ही इजी शानदार टाइप अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आज के लेटेस्ट समय में 2024 में जैसा क्वेश्चन पूछा गया वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। यहां पर स्पीड फर्स्ट स्पीड सेकंड दी हुई होती है और आपसे एवरेज स्पीड पूछता है, औसत गति आपसे पूछता है, तो आराम से फॉर्मूले में रखते हैं और आंसर निकल जाता है। इस बार थोड़े अच्छे लेवल का पूछ लिया गया था तो वो भी हमने बेसिक से ही निकाल दिया आराम से। चलो आगे चलते हैं, अगली टाइप जो बार बार रिपीट होती है, नाव और धारा का क्वेश्चन। देखो क्या है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में। तो 66 की दूरी 6 घंटे में करता है तो 1 घंटे की स्पीड क्या हो जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहां पर हमको 1 घंटे की स्पीड लिखनी होती है। दूसरी तरफ धारा के विपरीत x माइनस वाई, इसका मान कितना दिया गया है 72/8, क्योंकि 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में करता है, तो क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी इसकी। तो हमसे क्या पूछा है, धारा की चाल हमसे पूछी है। क्या पूछा है, धारा की चाल, यानी कि y का मान हमसे पूछा है। जिनको नहीं पता, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हुआ हमसे, उनको मैं बता देता हूं। x का मतलब होता है शांत जल में नाव की चाल, y का मतलब होता है धारा की चाल, और जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो x प्लस वाई लिख देते हैं, तब उसको धारा की दिशा में बोला जाता है। यानी शांत जल में चल रही थी और जो धारा की चाल है वो भी उसको सपोर्ट कर रही है तो प्लस हो जाती,
जब धारा शांत जल में है और धारा विपरीत दिशा में आती है तो कम होगी स्पीड। आप साइकिल चलाते हो ना, आपको पता होगा कि भाई जिधर चल रहे हो उधर से ही हवा आ रही है, स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन जिधर चल रहे हो उसके विपरीत दिशा से हवा आ रही है तो स्पीड कम हो जाती है, वही है। अब y का मान हमें निकालना है, तो y का मान निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आराम से बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करो और 2 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह आपका आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान पूछता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 11 प्लस 9 बटे में 2, 20 बटे 2 हो जाता, कितना हो जाता, 10। देखो दोनों को जोड़ो, 10 और 1 11, स्पीड 11 बन रही है। 10 में से 1 माइनस करो 9, ये हो रहा है। देखो x और y का मान आराम से निकल गया। अब कुछ भी आराम से पूछे आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर आपका निकल गया होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और 10वां क्वेश्चन है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन बताया था उसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। देखो क्या है, पी क्यू आर क्रमशः 7, 4, 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। P है, Q है और R है। किसमें? 7, 4 और 9 के अनुपात में राशि को निवेश करते हैं। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस टॉपिक को स्टूडेंट नहीं पढ़ते, साझेदारी, साझेदारी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो साझेदारी का है 7, 4 और 9 के अनुपात में है राशि। यदि वर्ष के अंत में कुल 6,680 का लाभ कमाते हैं तो P प्लस Q मिलकर कुल कितना हिस्सा लेंगे, ये अपने को बताना है। लाभ कितने का कमा रहे हैं? 6,680 का लाभ कमा रहे हैं। कौन? तीनों। और हमसे P और Q का पूछा है, तो पहले तीनों जोड़ो, 9 और 4 13 और 7 20, 20 अनुपात, यानी 6,680 रुपए कमा रहे हैं 20 अनुपात में। मान किसका पूछा है? P और Q का। तो 7 और 4 11 अनुपात का मान पूछा है, तो 11 का मान हम निकाल देंगे। 0 से 0 उड़ गया, 2 से काटो, 3 3 4, इसको गुना कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। भाई 3 3 4 है तो 3 3 4 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 4 7 6 और 3, 3674 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन साझेदारी का। तो साझेदारी वाली टॉपिक को भी पढ़ लेना। मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए लिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि भाई साझेदारी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस 2019 का है। बात समझ में आ गया? तो ये यहां पर आपका 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं हम चौथे नंबर के क्वेश्चंस पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, पढ़ने में गलती मत करना, क्योंकि ज्यादातर आपसे पूछा जाता है अभाज्य संख्याएं, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया गया है? भाज्य संख्याएं कितनी है, ये अपने को बताना है। तो 1 से लेकर 19 तक की भाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी आपकी 10। जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए किया था उसका बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी अब कमेंट करके ये बताना कि 1 से 19 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर करते हैं। जिसका सही आंसर होगा उसको हार्ट दिया जाएगा, दिल दिया जाएगा, ठीक है। और सभी कमेंट करके बता दो कि 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली और वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी का धन्यवाद। थैंक यू।